जी सर, दोबारा बोलें। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने जो सिनेरियो भेजा था उसके अंदर मैंने प्रोटीन यूरिया लिखा था। प्रोटीन यूरिया तो नहीं लिखा था, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, पहली तो बात ये कि ना फारूक, आप इसका आंसर को जो सुबह सिनेरियो भेजा था मैंने, ताकि फिर वहां से फिर आगे शुरू करें। आवाज आ रही है फारूक? सॉरी, आवाज आ रही है, वो मैं सिनेरियो पढ़ रहा था। जी जी, ये एक मिनट सिनेरियो बेसिकली देखें इसके अंदर जो होता है ना, फारूक ने तो ये इम्तिहान दिया हुआ है तो फारूक ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकता है। देखो ये जो होता है ना सिनेरियो में एक या दो बातें लिखी होती हैं, ठीक है, और बाकी चीजें वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप इसको एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसका मेथोडिकल आंसर कोई देना शुरू करे तो वो कैसे होगा? एक मिनट सर, सिनेरियो जरा एक दफा दोबारा पढ़ लूं, और आप उसमें पढ़ो। एक दो बातें। आज नुसरत का भी आंसर काफी बेहतर थे, और उसके अंदर मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, अभी फारूक को आंसर देने दे, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। So she is a 33-year-old female with a known case of pregnancy-induced hypertension, with a currently uncontrolled blood pressure with a systolic of 200 and diastolic above 400, and presenting with headache. Since this patient is 30 weeker, first of all, a multidisciplinary approach will be there, in which anesthetist and obstetrician will be involved in the care of this patient. A detailed history should be first of all done to further evaluate whether this is pregnancy-induced hypertension or chronic hypertension. And whether this pregnancy-induced hypertension has, because of the presence of headache, we have to evaluate further whether it has been progressed to preeclampsia or not, or any other complication have been there or not. What will be your differential diagnosis? यहाँ पे वैसे आमतौर पे ये नहीं होगा, लेकिन आपको ज़हनी तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए। या अगर आप इसको बोल देंगे कि इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर कुछ होंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रेग्नेंट पेशेंट है, 20 वीक्स के बाद है, हाइपरटेंशन है, हेडेक है, लेकिन यू विल बी लुकिंग एट द अदर सिम्टम्स, साइंस, एंड what is prerequisite for the diagnosis of preeclampsia in it, उसको क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी? प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, ठीक है। तो ये अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी, नुसरत ने भी, सुहेब ने भी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, मेंशन नहीं किया। वो डायरेक्ट सर मैंने बोला है प्रोटीन यूरिया स्पेशली कहा है मैंने। शुरू में नहीं बोला, आपके आंसर के दरमियान में देखो 5 मिनट का आंसर अगर आप 15 मिनट में दोगी तो वो क्या सही होगा? इम्तिहान के अंदर आपके पास 15 मिनट होंगे। नहीं ठीक है सर, वो है, लेकिन ये था कि प्रीएक्लेम्पसिया जो आपने बताया ना, तो उसमें तो प्रोटीन यूरिया है ही है। मेरी एक बात सुनो, देखो मेरी बात, नहीं मैंने प्रीएक्लेम्पसिया कहाँ बताया है? या ये तो नहीं सर, आपने डिफरेंट किए पूछे हुए, सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया। एक सेकंड आप इसको, अव्वल तो ये कि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि वो आपको प्रीएक्लेम्पसिया बता के करें, ठीक है, लेकिन वो आमतौर पे फारूक इस तरह क्लिनिकल सिनेरियो इस तरह देते हैं या नहीं देते? सर ये ऐसा ही होता है क्लिनिकल सिनेरियो जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन बोलना है पहला दूसरा सवाल थोड़ा लीडिंग क्वेश्चन होता है। लीडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। वो आपसे ये डायरेक्टली या तो ये पूछेंगे कि ये क्या है, ठीक है, या वो आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि प्रीक्लेम्पसिया क्या होता है, ठीक है। लेकिन ये इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि PIH वैसे भी हो सकता है, उसको हो सकता है वो वैसे ही हाइपरटेंसिव हो, फिर उसके बाद आपने ये जुमला बोलना है।
उसमें आपने बगैर बोलना है प्रीएक्लेम्सिया के PIH के बहुत पेशेंट्स आते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और बात ये है कि यू हैव टू जस्ट मेंशन दैट यू हैव टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। क्या इस पेशेंट में फ्यूक्रोमोसाइटोमा नहीं हो सकता? सर हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो आपने एक जुमला, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस में आपने ये जुमला बोल देना है कि वी विल इवैल्यूएट द पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। मोस्ट प्रोबेबली in the if the history is pointing towards, I will be elaborate further with like a development of hypertension after 20 weeks, and then we can investigate accordingly to see proteinuria. अगर ये दो चीजें हमें मिल गई हैं तो हम कहेंगे कि ये प्री एक्लेम्शिया है। ठीक है, आगे जो है उसके अंदर सिवियर प्री एक्लेम्शिया होगा तो उसके अंदर कैसे डायग्नोसिस करेंगे? अब एक मिनट फारूक को बोलने देना, मैंने आपका सुना था, आपने सही बताया, बाकी एक मिनट फारूक बताओ, शाबाश। सर देन सीवियर प्रीएक्लेम्शिया के लिए साइन एंड सिम्टम्स और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस में ऑल्टरेशन होना लाजमी है। साइन एंड सिम्टम्स में CNS में डिप्लोपिया, हेडेक, क्या कहते हैं, एंड एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह आएगी। आई में डिप्लोपिया आ सकता है, हेजीनेस आ सकती है। इसके अलावा फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है टेकिकार्डिया आ सकता है, SVR इंक्रीज आ सकता है। इसके अलावा फिर रीनल सिस्टम में प्रोटीनयूरिया होगा। इसके अलावा LFTs, जो किडनी सॉरी लिवर में LFTs डी रेंज हो सकते हैं। कोगुलेशन प्रोफाइल में प्लेटलेट डिसऑर्डर, प्लेटलेट का काउंट कम हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। इसके अलावा बस सर यही, और हाँ एडिमा, पेरिफेरल एडिमा। देखें एडिमा वही आपको, देखो ना आप इतना इंपॉर्टेंट चीज उसमें भूल गए हो। और दूसरी बात ये कि ये हार्ट फेलियर भी तो हो सकता है ना, और एब्डोमिन। यहाँ पर आप पहले आइडेंटिफाई करें, तरतीब से कोशिश करें कि साइन सिम्टम्स एंड देन इन्वेस्टिगेशन। आप इन्वेस्टिगेशन साइन सिम्टम्स को मिक्स कर गए, ठीक है? ठीक है, जैसे आपने वो बोला है ना, तो आप ये बोलें कि विच कैन बी उसका हाइपरटेंशन अगर है मिसाल के तौर पे, और साथ उसका मतलब, तो उसमें आपको हाइपरटेंशन का कौन सा साइन मिल सकता है? आई में हाइपरटेंशन, आप डिप्लोपिया बोल रहे हैं, आई में डिप्लोपिया मिल सकता है जी। नहीं, ब्लडिंग ऑफ विजन मिल सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन मिल सकता है सर, हेडेक मिल सकता है। साइन क्या होगा? ये तो हो गया ना सिम्टम, साइन क्या होगा? तो बहुत आसान साइन तो सवाल सर ब्लड प्रेशर है ना। नहीं, आई के अंदर साइन कौन सा होता है? ये अच्छा, आई में सर वो ब्लीडिंग हेमरेजेस, उसके अंदर फंडोस्कोपी करेंगे ना, तो फंडोस्कोपिक साइन सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, निपिंग ऑफ द आर्टरी आल्सो। हाँ जी, और अगर मिसाल के तौर पे कोई सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट अगर होगा तो उसके लिए आपको जाहिर बात है अकॉर्डिंग टू रिस्क वर्सेस बेनिफिट आपको CT या MRI करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सर, ये जो CVA का हम बोल रहे हैं ना, तो ये अगर सपोज ये GA का अगर हम ऑप्शन दें तो उसमें हम उसमें ये बता सकते हैं ना कि लेरिंजोस्कोपिक रिफ्लक्सेस जो है अगर हम ब्लड नहीं करेंगे तो वो इट कैन कॉज CVA। हाँ जी, जाहिर बात है सर, वो बिल्कुल, तो ये बता सकते हैं ना सर। अब मैं वो बातों को पॉइंट आउट करूंगा कि जो आज लोगों ने बोली थी, उसके अंदर आपने बोला था कि स्पाइनल इज सेफेस्ट। तो अल्लाह के वास्ते एक्लेम्शिया में कोई भी चीज सेफ नहीं है, तो इसीलिए आपने ये लफ्ज बोलना कि ये सेफ है, ये आंसर सेफ नहीं है। ठीक है, इसमें आप यही बोले कि इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, देयर इज नो जनरलाइज्ड अप्रोच, so it should be individualized approach. Okay, if there is coagulopathy, then we should not go for regional. Okay, if the sign symptoms are heading towards possible coagulation and you have a risk that this patient can have coagulopathy later on, तो भी आप उसमें कह सकते हैं कि I will be blunting the problems related to general anesthesia and I will be feeling more safe in general anesthesia. इस बात पे कोई आपको फेल नहीं करेगा। ठीक है, आप उसको ये बता दें कि अगर मिसाल के तो अच्छा कोएगुलोपैथी अगर होगा तो आप स्पाइनल लगाएंगे या एपिड्यूरल लगाएंगे? अगर मतलब लाइक ये कि बॉर्डर लाइन है उसमें स्पाइनल। ठीक है, जब आप बारीक नीडल से स्पाइनल लगाएं।
स्पाइनल अगर लगाएंगे तो स्पाइनल में क्या होगी, स्पाइनल और एपिड्यूरल को एक तो हो गया उसके साइज ऑफ नीडल से, और कैसे कंपैरिजन होगा स्पाइनल और एपिड्यूरल का? सर स्पाइनल और एपिड्यूरल का जो है तो सर वो उसकी नीडल सर लार्ज बोर होती है तो उसमें ज्यादा ये ट्रॉमा हो सकता बात है। खत्म हो गई है, ये बात हाँ, खत्म हो गई, और अगली सर- बात पे जाओ, अगली बात पे जाओ। What is सर difference एग्जैक्ट between क्वेश्चन spinal? क्या है आपका सर? मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पाइनल वर्सेस एपिड्यूरल को कैसे कंपैरिजन करेंगे? एक तो रीजन हो गया ना कि स्पाइनल की नीडल पतली होती है और एपिड्यूरल की नीडल मोटी होती है, तो अगर आप सस्पेक्टेड आपको चांसेस लग रहे हैं तो यू शुड नॉट गो फॉर एपिड्यूरल, क्योंकि उसकी नीडल बहुत मोटी होगी, तो उसकी वजह से एपिड्यूरल हेमाटोमा बनने के ज्यादा चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू स्पाइनल। अगर आप पेंसिल पॉइंट गेज की 27 या 29 गेज से स्पाइनल लगाएंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर होगा। एक तो डिफरेंस ये हो गया ना, तो इससे अगला एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सर मैं बताऊं? जी बता सर दें, आप बताओ। एपिड्यूरल का जो ना ग्रेजुअल ऑनसेट होगा सर, ग्रेजुअल उसमें, ऑनसेट होगा, ठीक है, ग्रेजुअल ऑनसेट होगा। आप उसके अंदर आपने जब बोला था ना तो आपने खाली इमरजेंसी बता दिया, आपने ये नहीं बताया था कि एपिड्यूरल लगाने का फायदा क्या होता है। एपिड्यूरल लगाने का फायदा ये होता है कि उसके अंदर, क्योंकि ये पेशेंट्स जो है ना रिलेटिवली हाइपोवोलेमिक होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो जब आप अगर स्पाइनल लगाएंगे तो स्पाइनल के अंदर फायदा जो बता दिया है, नुकसान ये है कि उसके अंदर सडन सिवियर ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एपिड्यूरल लगाने का एक्चुअली मकसद ये है। एक बात हो गई, दूसरा फायदा एपिड्यूरल का बताएं। देखो पोस्ट ऑप एनेस्थीसिया के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये अब आपने बोलना है, ये अब कोई टाइम नहीं है, ये अब आपके टिप्स पे होना चाहिए ये आंसर। ये इतना सोचने के बाद यही ना, एपिड्यूरल जब आप बता रहे हैं तो एपिड्यूरल को आपने डिफेंड ये इन बातों से करना है कि भाई उसका ग्रेजुअल पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया भी है, पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया भी होगा, क्योंकि कितने 48 आवर्स बाद डिलीवरी के भी फिट्स पड़ सकते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिवली स्ट्रेस से आपने उसको बचाना है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एडिशन, बाकी चीजें तो आपको आती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्टिवली जब आप बोले, आपने नुसरत आप सुबह बता रही थी, आपने उसमें रिकॉर्डिंग में जो भेजा था उसमें आपने इन्वेस्टिगेशन का नाम बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज कोशिश करें इन्वेस्टिगेशन की रीजन भी साथ साथ बताते जाए। अच्छा, CBC to see baseline hemoglobin because there can be chances of hemorrhage, PIH के अंदर ज्यादा पोस्ट PTH होने के चांसेस होंगे, ठीक है। और सर उसमें हेल्प सिंड्रोम में प्लेटलेट भी कम होते हैं ना, तो CBC में हमें ये भी पता चलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने देखें CBC की यूनिवर्सल इंडिकेशन क्या होती है। यूनिवर्सल इंडिकेशन में यही 3 चीजें बतानी होती हैं कि या तो एनीमिया देखना होता है, या इन्फेक्शन देखना होता है, या प्लेटलेट काउंट देखना होता है, प्लेटलेट कोएगुलेशन है, कोई भी लिवर डिसफंक्शन है, या कोई फॉर एनी रीजन जो है वो कोएगुलेशन फैक्टर्स कम है, तो उसमें PTINR इंक्रीज हो गया, ठीक है। और क्या नाम है इसका, इस पेशेंट के अंदर अगर इलेक्टिव पेशेंट हो, ठीक है, आपके पास ये केस में डिफरेंट सिनेरियो में आ सकता है ना, तो आपने ये जुमला जो बोला था, सुहेब ने भी बोला था, इसमें हाईलाइट किया था कि भाई हम देखेंगे, सर्जन के साथ डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर लंग मैच्योरिटी की आपने बात कर दें, आप NICU को बता दें, क्योंकि 30 वीक का बच्चा है ना, तो NICU का जिक्र करना है आपने जरूर। और उसके बाद आपने गोल्स पहले बता देने कि मेरे गोल्स क्या है, प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ फिट्स, कंट्रोल ब्लड प्रेशर, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो यू हैव टू इंडिविजुअलाइज, ये जुमला याद कर लें, इसके अंदर इंडिविजुअलाइज अप्रोच है, जनरलाइज अप्रोच नहीं है, बिकॉज देयर इज नो सेफ टेक्निक, एवरी टेक्निक हैज सम प्रॉब्लम्स, so whatever technique you choose you have to defend and you have to optimize the risk, ठीक है ना। तो अगर आपने GA बोलना है तो आपने GA में के फायदे ये बता देने कि भाई मैं इसमें ये सस्पेक्ट कर रही हूँ, there can be fits, number 1, so airway control will be better. With epidural and spinal there is always a chance of occult coagulopathy and development of epidural hematoma, okay. And if there is some fetal distress, so we cannot go for epidural and spinal in that scenario. तो GA के अंदर मेरे क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं कि भाई मुझे पॉलीफार्मेसी करनी पड़ेगी, मुझे इंटुबेशन के रिफ्लेक्स को मुझे ब्लंट करना पड़ेगा, प्रेग्नेंट पेशेंट में जो फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन है उसमें ऑलरेडी डिफिकल्ट एयरवे है, एस्पिरेशन का रिस्क है,
डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, गैस्ट्रोपरेसिस की वजह से इजी डिसैचुरेशन है, तो ये चीजें ऑलरेडी हैं। तो इन एडिशन टू दैट इसके अंदर स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा आने का होगा खतरा। तो मैंने जो इंट्यूबेशन करनी है उसके अंदर मैंने मिनिमम इंट्यूबेशन टाइम करना है। मैंने आई माइट यूज एस्मोलॉल एंड आई माइट यूज लाइडोकेन एंड शॉर्ट। इवन आपने ये भी बताना है कि usually we avoid giving opioids, but in this scenario you will inform the NICU doctor that I have to give opioids because this is again for the safety of the patient, तो वो उसको accordingly उसमें anticipate करेंगे। इतनी सी बात है। अब मुझे बताएं, अच्छा उसके बाद आपने ये साथ इसमें एक और पॉइंट किया है, मैग्नीशियम की रिलेटेड न्यूरोमस्कुलर प्रोलॉन्गेशन हो सकती है, ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद आपने मैग्नीशियम का बोला है ना, तो आपने मॉनिटर करने के लिए ऑब्जेक्टिवली जबानी रट्टा मार ले। whenever you are going giving magnesium you have to take the baseline levels, सुन ले बात, you have to take the baseline levels and you have to monitor with for deep tendon reflexes, respiratory or cardiac problems according to the levels. Then you have to monitor serial blood levels and urine output should be there, because if the urine output is decreased, which can occur in preeclampsia, it can cause magnesium toxicity. ठीक है, तो ये 5 सेकंड में मैंने ये सारी बात बता दी। अगर आप उसकी लंबी कहानी से शुरू करेंगे तो आप आधी बात बताएंगे, आधी बात नहीं बताएंगे, ऑब्जेक्टिवली बताएंगे ना। मैग्नीशियम लेवल्स कराएंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स करेंगे, ईसीजी करेंगे और उसकी जो है ना वो रिस्पिरेटरी एफर्ट देखते रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाएगा, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करेंगे। सर इसमें एक चीज पूछी थी कि 20 वीक्स के पहले होगा वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन होगा, 20 वीक्स के बाद होगा तो वो PIH होगा। जी ठीक है, और उसके बाद आपने जब बता रही थी तो आपने इस बात पे जोर दिया था कि अगर उसका हार्ट रेट कम है तो हाइड्रोलाजीन देंगे और हार्ट रेट ज्यादा है तो लबिटोलॉल देंगे। सर वो जोर तो नहीं दिया था, लेकिन सर मैं वो जो एक इंडिकेशन बता रही थी कि हम इसमें IV देते हैं ना। देखो नुसरत, मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, आपने उनको ये बताना है कि देयर आर चॉइसेस। अगर वो आपसे आगे एलैबोरेट करके कहे तो फिर आप बोलो ना। देखो आपके पास टाइम थोड़ा है, वहां पर आप इसमें पढ़ के आप व्हाट इज द फर्स्ट चॉइस। और आपने किसने बोला था, किसके ऑडियो में सुना था, उसमें कह रहा था कि प्रिस्क्राइब करेंगे, बेखाल सोहेब बोल रहा था लेबिटोलॉल देंगे सर। वैसे नेफिडिपिन कहा था सर मैंने। नहीं, आपने ये क्यों बोला था कि एंटी हाइपरटेंसिव इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। ये जुमला अच्छा लग रहा है? कौन सा एनेस्थेटिस्ट एंटी हाइपरटेंसिव प्रिस्क्राइब करता है? ठीक है, आपने तो वहां पर मैनेज करना है, आपने उस चीज को मैनेज करना है। ठीक है, और उसमें डायरेक्टली इसके अंदर आपने ये बताना है कि वी विल डिस्कस द अर्जेंसी ऑफ द सर्जरी एंड इफ इट इज deemed emergency, because this is 200 and by 110 blood pressure can lead to any cardiovascular, pulmonary or neurological sequelae. ये जुमला याद कर लें। High blood pressure can lead to any acute cardiopulmonary or neurological sequelae. ठीक है, like CVA, heart failure, pulmonary edema. ठीक है, तो आपने उसमें डिस्कस करना है। You will try to optimize the blood pressure. You will try to give steroid cover for the lung maturation, and your priority is always mother. ठीक है, you can try to prolong the pregnancy according to discussion with the obstetric team, but the priority should be given to the mother. ठीक है सर, इसमें फ्लूइड के क्या कहेंगे? फ्लूइड, अच्छा फ्लूइड कौन कह रहा था, किसने बोला था फास्ट फ्लूइड? सर जुडिशियस देंगे। नहीं, किसी ने रैपिड फ्लूइड बोला था, वो मेरे ख्याल सोहेब ने बोला था। सोहेब आपने बोला था फास्ट फ्लूइड, किसी ने फास्ट फ्लूइड बोला था, तो इसके अंदर फास्ट नहीं सर मैंने तो पता नहीं, शायद फिर किसने बोला था। एनीवेज किसी ने बहुत फास्ट, तो इसके अंदर जुडिशियस फ्लूइड आपने देना है। और अगर आप रीजनल दे रहे हैं तो इट इज बेटर टू प्रीलोड विद कोलॉइड विच विल गिव मोर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है ना, तो उसमें एडिमा होने के चांसेस, तो अगर आप प्री लोड कर लेंगे विद कोलाइड तो इट विल बी अ गुड चॉइस। ठीक है, सही है। अच्छा सर, इसमें मैंने एक सवाल पूछा था कि इसमें जो ब्लड प्रेशर दिया हुआ है वो सीवियर PIH है, ठीक है, 200/110।
अब सर अगर ये सिनेरियो दिया जाता है तो क्या पहले जैसा वो आपने कहा कि वो जी कॉल करते हैं आपको, वहाँ पेशेंट को अटेंड करते हैं, तो सर डेफिनेटली वहाँ पर जाके हम पहले तो पेशेंट का बीपी कंट्रोल करेंगे, फिर इसके बाद जो है सारे मॉनिटर्स अप्लाई करके जब पेशेंट थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए, इसके बाद फिर हम हिस्ट्री और ये सारी चीज की तरफ जाएंगे ताकि सर्जरी के लिए उसको। देखिए मेरी बात तो सुने। सर क्या ये पहले बोलना चाहिए या नहीं, ये मुझे बता दें सर। देखो मेरी एक बात सुनो, उसमें आप ये कहेंगे हाँ। कि इसमें आपकी ये मेरी अप्रोच है। देखो ये इसके अंदर इस सिनेरियो के अंदर इतनी इसमें कोई या कोई भी सिनेरियो उसके अंदर इतना ज्यादा गुंजाइश ही नहीं होगी आपके। फिर मैं वो रिपीट कर रहा हूँ, इतना टाइम ही नहीं होगा वहां पे आके आप इतनी लंबी कहानी। We will evaluate the patient according to history, examination and investigation. History focus on the presence of PIH after 20 weeks, number 1. Number 2, any signs of failure. Number 2, number 3, any neurological problem and presence of edema, and diagnosis of preeclampsia will be confirmed by urinary dipstick. ठीक है, अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है। इतने जुमले में आपकी बात हो गई। साथ आप ये कहेंगे कि आई विल बी डिस्कसिंग विद द ऑब्स्टेट्रिक टीम अबाउट देयर प्लान। ओके, so consideration will be to control the blood pressure, prevention of fits and delivery of the baby. ये इसमें आपका आप पास हो गए, पहले मिनट में ही आप पास हो गए अगर आपने ये जुमला बोल दिया। और ये सिनेरियो एमसीपीएस के लिए तो ये इट्स मोर देन एनफ। यही वाइवा पूछा है, यही या ब्लीडिंग होगी या हाइपरटेंशन होगी मोस्ट प्रोबेबली। और तीसरा जो प्रेगनेंसी में पूछा जाता है सिनेरियो, वो आपका कार्डिक डिजीज होता है। ठीक है, तो कार्डिक डिजीज के अंदर भी कॉमन बातें तो यही हैं, कॉमन बातें तो तकरीबन यही होंगी। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो में कोई और सवाल किसी का? तारा आप खामोश हो। सर मेरा एक सवाल है प्लीज। जी 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 अजहर, आपने वो सवाल पूछा था, मैं आपका जवाब नहीं दे सका था। कोई बात नहीं सर। डायज़ेपम वर्सेस आप, हाँ ये सवाल इन लोगों से पूछते हैं भाई। इसका सवाल ये था कि इस तरह फिट्स पड़ रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो फर्स्ट चॉइस विल बी मैग्नीशियम और डायज़ेपम। सर डायज़ेपम होता है एक्यूटली तो क्योंकि सर हमें कंट्रोल करना होता है ना डायज़ेपम से। मैक्स सल्फेट तो सर वो तो पहले हम लोड करते हैं, वो आईएम देते हैं, आईजी देते हैं, इसके बाद जाके फिर इन्फ्यूजन में देते हैं। हाँ जी अजहर, फॉरेन सीजर्स को अबॉर्ट करने के लिए तो आपको बेंजोडाइज़ेपिन का इस्तेमाल करना है। मुझे तो लग रहा है कि मैं गलत करके आया हूँ। एमसीक्यू में क्या सिनेरियो था? बस यही है कि फिट्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इमीडिएट मैनेजमेंट इसी सिनेरियो के लगभग था, और उसमें यही था कि फर्स्ट मैनेजमेंट या इमीडिएट में ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, इस यही उसमें था। मैग्नीशियम भी था, डायज़ेपम भी था, वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर देखें, अगर लोराज़ेपम लिखा होगा तो लोराज़ेपम जो फिट्स के अंदर वैसे कंट्रोल के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो लोराज़ेपम है। एम राइट? जी, अगर लोराज़ेपम भी लिखा हो और डायज़ेपम भी लिखा हो तो आप लोराज़ेपम बोले। ठीक है, देखें अगर आंसर हो ना व्हाट इज द फर्स्ट मैनेजमेंट, तो इसके अंदर ये आएगा व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। ये जुमला हो गया व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, तो उसमें क्या आंसर होगा? फिर मैग्नीशियम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आ गया समझ सर? ठीक है, और काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा सर, आवाज कट रही थी। जी अगर देखो, अगर फर्स्ट स्टेप पूछे ना तो फर्स्ट स्टेप के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन आएगा। ठीक है, और अगर वो आपसे मोस्ट अप्रोप्रिएट या बेस्ट पूछे तो उसके अंदर मैग्नीशियम होगा। ठीक है, क्योंकि उससे ना सिर्फ ब्लड काइंडली ये अगर आपको टाइम, ये मैंने जो आपको पिक्चर भिजवाई हुई है ना, उसमें फिट्स के लिए ना, सीजर्स के लिए फर्स्ट लाइन मैग्नीशियम कह रहा है। दैट वाज बेसिकली मेरा क्वेश्चन। यार वो देखें मेरी बात सुने, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। एमसीक्यू में तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। जी सर, कहने का मकसद जब पीआईएच हो और रिस्क हो कि पेशेंट प्रोग्रेस कर सकता है एक्लेम्शिया की तरफ, तो मैग्नीशियम इज द बेस्ट ऑप्शन टू अवॉइड आगे फिट्स ना पड़े, अवॉइड करने के लिए। लेकिन अगर फिट्स एट द टाइम पेशेंट को हो गए हैं तो द बेस्ट चॉइस इज बेंजोडाइज़ेपिन। तो
जो आपने जो 2 चीजें बताई थी ना कि उस वक्त क्या करना है और वैसे क्या ट्रीटमेंट है, तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। ये कहानी देख लें सर, वावा वाले ग्रुप में मैंने शेयर किया है, उसमें मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। उसमें ये मैग्नीशियम को ना फर्स्ट लाइन किया है सीजर स्टेटमेंट में। ये आपका यही जुलियन बार्कर बता रहा है। यार देखो, असल में ना ये एमसीक्यू में तो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये पारल देखो, ये अगर आप मेरे से कॉन्सेप्चुअल पूछो तो इमीडिएट जो फर्स्ट लाइन शुड बी डायजेपिम, यानी कि फर्स्ट लाइन शुड बी बेंजोडायजेपिन, क्योंकि मैग्नीशियम का, जैसे इसने बताया ना, मैग्नीशियम का इफेक्ट आने में टाइम लगेगा। ठीक हो गया सर, यानी कि सीवियर हो चुका है तो फर्स्ट लाइन इज बेंजोडायजेपिन, अदरवाइज मैग्नीशियम। जी, मैग्नीशियम इज ऑलवेज प्रिवेंटिव, उसने लिखा है आगे प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट लाइन इज मैग्नीशियम। नीचे देखें आप, प्रिवेंशन के लिए उसने पूरी डोजिंग लिखी हुई है। ठीक है। सर प्रिवेंशन के लिए तो डेफिनेटली हम मैक्सल्फेट ही देते हैं ना उसमें तो, लेकिन सर जो फिट्स कंट्रोल करने हैं तो उस वक्त हम डायजेपैम देते हैं। इन्होंने फिनाइटोइन का भी कहा हुआ है, लेकिन उसमें भी हमारी फर्स्ट चॉइस डायजेपैम होती है। और फिर आगे उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हम जो है फर्दर फिट्स ना पड़े तो उसमें हम मैक्सल्फेट देते हैं। ठीक ठीक है। और एनीथिंग एल्स? जी सारा, आप कुछ बोलना चाहोगी? सर बस यही था मेरा कि इमीडिएट मैनेजमेंट के लिए बेंजोडायजेपिन एंड सेकेंडरी मैनेजमेंट के लिए होता है फिट्स, सेकेंडरी मैनेजमेंट में आता है मैक्सल्फेट। ठीक है। इसका मैं ना इसका आर्टिकल में भी चेक कर लेंगे कि इसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए जो ये याद रखें, एक स्टेटस एपिलेप्टिकस का भी ट्रीटमेंट पूछते हैं, ठीक है। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या क्या होती है रेजीम? सर स्टेटस एपिलेप्टिकस देख लें आप, या लोकल एनेस्थीसिया टॉक्सिसिटी देख लें, उन सब में यही लिखा है कि फिट अगर हो चुका है एस्टेब्लिश तो फॉरन अबॉर्टिव के लिए आपको बेंजोडायजेपिन की तरफ ही जाना पड़ेगा। फर्स्ट चॉइस इज ऑब्वियसली लोराज़ेपैम या फिर डायजेपैम। ठीक है। तो वो उसके अंदर, वो बच्चों के अंदर अलग है, आईवी लाइन अगर नहीं डली हुई है तो अलग है, ठीक है ना। वो थोड़ा सा है, वो आप पढ़ लें, क्योंकि ये पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्यूट इमरजेंसी में ना ये नुसरत आप भी पढ़ लेना जरूर, ठीक है। ठीक है सर। वो फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होता है, वो बच्चों के अंदर ना पूरा एक एल्गोरिदम है, वो मैं कर दूंगा शेयर, ठीक है। तो वो अगला दूसरा सिनेरियो जो कल भेजा था, एक तो पोस्टीरियर फोसा सर्जरी का था, एक बीपी शंट का था, और मैंने एक और क्या भेजा था? यही सर प्रेगनेंसी वाला। हाँ जी। अच्छा, देखें वाइवे में एक प्रेगनेंसी, ये क्यूपी क्या नाम है इसका, प्रेग्नेंट पेशेंट, पीडियाट्रिक पेशेंट, ओबेसिटी, ये आने के ना बहुत ज्यादा चांसेस है, खासतौर पे एमसीपीएस वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और इसके अलावा क्या सिनेरियो? सर ये इसमें जैसे अगर सपोज वो सिवियर फीटल डिस्ट्रेस हो सिनेरियो में, तो फिर सर न्यूनेटोलॉजिस्ट सर वो हमारी डोमेन में तो नहीं आता ना, वो आपने तो बोलना है। वो बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल बोलना है। देखो आपने तो सिर्फ सर वो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या करेगी, फिर उसको कोई काम नहीं होगा, सारा हमने करना है। देखो वाइवा, आपने वाइवा करना है, ये प्रैक्टिकली कुछ करते हैं हम? प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं करते ना सर। ये जो बोल रहे हैं ये सारा करते हैं ना सर, आप तो बदनाम कर रहे हैं एनेस्थीसिया वालों को। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली तो ये हमारे इनमें से कोई भी डोमेन नहीं है ना।
प्रैक्टिकली तो NICU वाला हाँ, मामला सर। नहीं होते, लेकिन एग्जाम में आपने बताना है, ठीक है? ठीक है सर। एग्जाम के लिए मैंडेटरी है। सही। ठीक है। अब सर कोई और सिनेरियो भी देना। सिनेरियो और जो है ना, मैं देखें। पूछूं सर? जी बताएं। सर लास्ट टाइम जो एक आया था ECT पे भी है, CKD पे भी है, जो कहें वो पूछ लेते। CKD पूछ लो, CKD पूछ लो। CKD, okay. So a 68-year-old gentleman, known case of hypertension, diabetes, and known chronic renal disease, on dialysis thrice weekly. Planned for formation of AVBG, यानी ग्राफ्ट करना है उसका। व्हाट सो ये सिनेरियो था मेरा, जिसमें 68 मेल है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है और CKD है, डायलिसिस डिपेंडेंट है। तो इस पेशेंट के बारे में उन्होंने पूछा था कि व्हाट विल बी योर एनेस्थेटिक कंसर्न एंड क्रॉनिक रीनल डिजीज का डिफरेंट वो सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होंगे। तो मैं इस सवाल को बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर नहीं पाया था उस वक्त। अभी आप बोलना शुरू करो, इसको करेक्ट करते हैं। So see, this patient is a 68-year-old gentleman with diabetes, hypertension and chronic renal disease on dialysis. So first of all, a detailed history examination. Detailed history will be should be taken with the patient with the concerns of how hypertension कितने से कैसी है, controlled है, compliant to medication है कि नहीं है, कोई end organ damage है कि नहीं है, और एक ऑर्गन डैमेज तो हमें CKD बता दिया गया है कि बाकियों को भी हिस्ट्री में इवैल्यूएट करना होगा। वेदर कोई CNS प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आई रिलेटेड चेंजेस तो नहीं है, कोई कार्डिक मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, और इसके अलावा कोई पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज तो नहीं है। इसी तरह डायबिटीज में भी कैसा कंट्रोल है, कौन सी मेडिकेशन पे है, कितनी कंप्लाइंस है। इसके अलावा डायबिटिक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो चुकी हैं। एक कॉम्प्लिकेशन किडनी डिजीज के हमारे सामने है, इसके अलावा कोई रेटिनोपैथी तो नहीं है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज तो नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो CKD के लिए हमें इम्पोर्टेंट ये है कि कब से पेशेंट को डायलिसिस डिपेंडेंट है, कितनी डायलिसिस होती हैं, लास्ट डायलिसिस कब हुई है, और डायलिसिस के लिए अभी डायलिसिस के मतलब कोई परमाकैथ लगा हुआ है या कहाँ लगा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई पुराना ग्राफ्ट तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस हाथ पे होगा वो हमारी कंसर्न होगी कि उस हाथ पे ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते हम, कैनुला नहीं ले सकते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अलावा हमारी कंसर्न होगी कि CKD की वजह से भी कोई सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में कार्डिक कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, मैनिफेस्टेशन तो नहीं है, और इसके अलावा पेशेंट की लास्ट डायलिसिस कब हुई है, उसका स्टेटस क्या है, उसकी पोस्ट डायलिसिस लैब्स क्या हैं, और पेशेंट की फंक्शनल क्लास क्या है, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट होगी। फिर हमारे पास रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस में हेमाटोलॉजिकल प्रोफाइल इज इम्पोर्टेंट, CBC इज इम्पोर्टेंट, क्रॉनिक एनीमिया होता है इन पेशेंट्स में। दिस पेशेंट कैन बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्वालिटेटिव थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक डायलिसिस। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए WBC काउंट वगैरह इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास कोगुलेशन प्रोफाइल पेशेंट की इम्पोर्टेंट है। इनको पेशेंट को कभी कभार हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर हेट हेपरिन पे भी होते हैं बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टैंड सैनिटरी लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर ग्राफ्ट की पेटेंसी की वजह से। इसके अलावा इन पेशेंट्स में रीनल प्रोफाइल RFTs इम्पोर्टेंट है। क्रेटिनिन पोस्ट डायलिसिस या प्री डायलिसिस कितना है, पोस्ट डायलिसिस कितना हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में कोई इम्बैलेंस है कि नहीं है, पोस्ट डायलिसिस यूरिया वगैरह कितना रहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा पेशेंट की ECG इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई कार्डिक फेलियर के साइंस तो नहीं है, कोई पेरिकार्डाइटिस तो नहीं है, कोई रिदम एबनॉर्मलिटी तो नहीं है,
इसके अलावा अगर एको कोई मौजूद है तो एको भी हमारे लिए फ्रूटफुल हो सकता है इन दिस केसेस। देन हम पेशेंट की और हिस्ट्री में हमारे फंक्शनल क्लास इम्पोर्टेंट है, पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर वी विल प्लान दिस पेशेंट कि हमें इस पेशेंट को इधर वी गो फॉर रीजनल ब्लॉक के अंदर ये सर्जरी करवाएं या जनरल एनेस्थीसिया, सब दोनों के अपने अपने कंसर्न्स हैं। This patient can be done in a general anesthesia as well as a regional anesthesia. जनरल एनेस्थीसिया में हमारे कंसर्न्स होंगे रैपिड स्विंग्स ऑफ द ब्लड प्रेशर और इंडक्शन प्लस हाइपोटेंशन, ब्लीडिंग, इसके अलावा एयरवे डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज रिलेटेड चेंजेस। हाँ, मैं सर ओल्ड एज रिलेटेड चेंजेस बताना भूल गया कंसर्न्स में, वो भी सब आएंगी 68। हाँ जी जी जी, वो सारी, क्योंकि ये ओपन क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा बोलने के लिए। 68 ईयर ओल्ड है तो फ्रॉम हेड टू टो CNS चेंजेस भी आ सकती हैं, आई चेंजेस, उसके बाद एयरवे चेंजेस, 8 एंटुलस, डिफिकल्ट बैक मास हो सकता है, डिफिकल्ट एयरवे हो सकता है, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो सकती है। इसके अलावा फ्रेजाइल ओरल मिकोजा हो सकता है। इसके बाद डिफिकल्ट आईवी कैनुलेशन हो सकती है, क्योंकि पेशेंट क्रॉनिकली इल हैं, इनकी सारी आईवी लाइंस यूज हो चुकी होती हैं, तो डिलीरियम के जी जी जी, डिलीरियम, पार्किंसोनिज्म, एपिलेप्सी, ये सारे कंसर्न्स होंगे। इसके अलावा ड्रग रिलेटेड कंसर्न्स होंगे, पेशेंट हाइपोथर्मिक कंसर्न्स होंगे। ये सर्जरी तकरीबन 3-4 आवर्स के लिए लास्ट करती है, तो हाइपोथर्मिया हमारा कंसर्न होगा। इसके अलावा अगर हम रीजनल ब्लॉक में कराते हैं तो पेशेंट कंफर्टेबिलिटी लेवल हमारा कंसर्न होगा। पेशेंट का फ्लूइड मैनेजमेंट हमारा कंसर्न होगा, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव टू मच फ्लूइड टू द पेशेंट। प्लस पेशेंट ये एनेमिक भी होते हैं, अगर ब्लड लॉस है तो ब्लड को ब्लड से ही रिप्लेस किया जाए, चैम्बर से नहीं, लेकिन कंपनसेटेड होंगे ना, कंपनसेटेड भी होंगे। जी 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 जी, कंपनसेटेड होते हैं जी, एज डॉक्टर लियाकत साइड के कंपनसेशन कंपनसेटेड है या नॉन कंपनसेटेड है, उसके लिहाज से हम ट्रांसफ्यूजन इन पेशेंट में देखा जाता है। अगर पेशेंट कंपनसेटेड है तो उसमें कोई ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर हमारा हमेशा लो ही रहता है। आप उसमें ये जुमला बोल दें कि इंडिविजुअलाइज करेंगे अप्रोच, ठीक है ना, इंडिविजुअलाइज अप्रोच करेंगे। इसमें देखेंगे कि उस पेशेंट के अंदर एडिशनल क्या कुछ सिचुएशन है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, यानी कि उसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है ना। इसके अंदर क्योंकि कंपनसेटेड है, आप देखेंगे कोई साइन ऑफ डीकंपनसेशन तो नहीं हो रहे उसके अंदर। अगर आप साइन ऑफ डीकंपनसेशन है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं उस वक्त उसको स्कीमिया तो नहीं हो रहा, उस सूरत में आप दे दें ब्लड, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अदरवाइज अगर कोई सिम्टोमेटिक नहीं है और ब्लड लॉस को उसने टॉलरेट किया है तो फिर नहीं है। इसका आपको एक डिप्लोमेटिक सॉर्ट ऑफ आंसर देना पड़ेगा, ठीक है ना। जी सर, जी सही है सर। देन अगर हम चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया पे जाएं, दिस पेशेंट can be done in a regional block and can also be done regional block से मेरे मुराद है nerve block के अंदर, and this patient can also be done in a general anesthesia। कौन सा ब्लॉक लगेगा सर बता रहा हूँ, इसमें इंफ्राक्लेविकुलर ब्लॉक अराउंड। देखिए, अब एक पेशेंट जिसको कोगुलोपैथी है ना, उसके ना इंफ्राक्लेविकुलर तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। इसमें आप सर अभी इंफ्राक्लेविकुलर लगाते भी नहीं है। नहीं इंफ्रा देखो ना, इंफ्राक्लेविकुलर के अलावा आप कोई बता दें। नहीं मैंने गलत बोल दिया, इंफ्राक्लेविकुलर वो सही कह रही है, नहीं लगाते। अगर